अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मियों पर पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। – 2014 के धरनों से मखसूस माइंडसेट को परवान चढ़ाया गया। पीटीआई ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। इन लोगों ने जाती मुफाद के लिए कौमी मुफाद को दाव पर लगाया। बहुत हो गया, मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आगे बढ़ना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना होगी। साजिशों में मुलव्विस बैरून मुल्क मौजूद अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर कोई दरखास्त दायर नहीं की। दोनों अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद अरकान के लिए किसी सियासी जमात में 3 रोज में शामिल होने की शर्त है। अदालत का 15 रोज में सियासी जमात में शमूलियत का कहना आइन के मुनाफी है। मुस्लिम लीग नून की दरखास्त में मौक़िफ़। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना देने और जल्द समाअत की भी दरखास्त। सदर मुमलिकत से 7 ममालिक के सफीरों की मुलाकात। जिम्बाब्वे, ताजिकिस्तान, रवांडा, अर्जेंटीना, म्यांमार, कंबोडिया, बोत्सवाना के सफरा ने असनादे तकर्रुर पेश की। तिजारत, मईशत समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इक्तसादी शराकतदारी के लिए कारोबारी बिरादरी के दरमियान रवाबित में इजाफा जरूरी है। दोस्त मुल्क कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल से फायदा उठाएं। सदर आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। पहली बार 81,000 की हद उबूर। 100 इंडेक्स में 1,211 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 81,155 पर बंद। बन्नू कैंट में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी के जरिए कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना दिए। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मगाजी और बवरेज पनाह गुज़ीन कैंप्स पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। 80 फलस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत और सेहत के निज़ाम की तबाही से सूरत हाल इंतहाई गंभीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। इलाके में शदीद खौफ हिरास। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए रियासत विस्कॉन्सिन पहुंच गए। 4 रोजा कन्वेंशन में सियासी कारकुनों और मंदुबीन की शिरकत। ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। महकमा मौसमियात की बारिश के एक और सिलसिले की पेश गोई। बहिर अरब से हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होगा। 16 से 21 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पंजाब और सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसले। तमाम खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी करार। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। डिसिप्लिन पर अमल दरामद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों की कोई जगह नहीं होगी। कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना का टाइटल का कामयाब दिफा। रिकॉर्ड 16वीं मर्तबा इवेंट जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त।
इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। और यूरो कप स्पेन के नाम, रिकॉर्ड चौथी कामयाबी। फाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और खबरें होंगी तफसील के साथ। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी आयद करने और बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम खान सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी और मुलव्विस बैरून मुल्क बैठे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। मजीद तफसील बताएंगे मलिक उमर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती पॉलिसी से मुतल्लिक 4 अहम फैसलों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में एक जमात को बिन मांगे रिलीफ दिया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि इसके खिलाफ रिव्यू दायर किया जाए। कहीं पे उन MNAs ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा निशान बहाल किया जाए या पार्टी को बहाल करार देकर हमें वक्त के धारे को वापस मोड़ के उस पार्टी की सफ में खड़ा किया जाए, ये किसी ने नहीं मांगा था। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के इक़दामात मुल्की मफाद में नहीं थे बल्कि इसके बरक्स थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए अदालत से रुजू करेगी। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान असम्बली तहलील करना आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से काबीना की मंजूरी के बाद आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असम्बलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो मुल्की मफादात के खिलाफ काम करते हैं, हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। मखसूस लॉबियां वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ अमल हैं, हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें तारीख की समत दुरुस्त करना होगी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से दायर दरखास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से किसी फोरम पर कोई दरखास्त दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ अलग अलग जमातें हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ 2 अलग अलग सियासी जमातें हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि PTI के अरकान ने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद जाहिर किया और बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि आज़ाद अरकान के लिए किसी सियासी जमात में 3 रोज़ में शमूलियत की शर्त है। अदालत की तरफ से आज़ाद अरकान को 15 रोज़ में सियासी जमात में शामिल होने का कहना कानून के मुनाफी है। दरख्वास्त में अदालती फैसले पर नजरसानी के साथ 12 जुलाई के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी जमा कराई है। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी से 7 ममालिक के सफ़ीरों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपनी सिफारती इसनाद पेश की। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास।
صدر مملکت کو پاکستان میں تعینات ہونے والے سفراء کی جانب سے سفارتی اسناد پیش کرنے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ زمبابوے، تاجکستان، روانڈا، ارجنٹائن، میانمار، کمبوڈیا اور بوٹسوانا کے سفراء روایتی انداز میں صدارتی گارڈ کے دستے کے ہمراہ علیحدہ علیحدہ ایوان صدر پہنچے۔ سفیروں کو مسلح افواج کے چاق و چومت دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سفیروں نے صدر آصف علی زرداری سے الگ الگ ملاقات کی اور سفارتی اسناد پیش کی۔ زمبابوے، تاجکستان، روانڈا، ارجنٹائن، میانمار، کمبوڈیا اور بوٹسوانا کے سفراء سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ دوست ممالک پاکستان کی سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں زراعت، لائیو سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان تمام دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے اور تجارتی حجم کو بڑھانے کے ساتھ سرمایہ کاری اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ صدر مملکت نے سفراء کو پاکستان میں بطور سفیر تعینات ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ نامزد سفراء باہمی طور پر فائدہ مند تعاون مزید بہتر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاشی استحکام اور برآمدات میں اضافے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشیں جاری ہیں۔ پاکستانی اور چینی کاروباری کمپنیز کے درمیان چمڑے کی صنعت کے فروغ کے لیے مشترکہ منصوبہ طے پا گیا ہے۔ چین کے ساتھ اشتراک کے باعث پاکستان کی چمڑے کی صنعت کو فروغ ملے گا اور پاکستانی چمڑے کی مصنوعات کو نمائش کا موقع فراہم ہوگا۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا، مارکیٹ نے پہلی بار 81,000 کی حد کو عبور کیا۔ 100 انڈیکس 1,211 پوائنٹس اضافے کے بعد 81,155 پر بند ہوا۔ رپورٹ کر رہی ہیں نوری ناصر۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1,480 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ بھی دیکھا گیا اور 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 81,428 پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے قرضے کے حصول کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ مارکیٹ میں تیزی کی بڑی وجہ ہے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا جو آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں تقریباً اتنی تیزی ہے، ڈالر کا انفلو ہوگا، اس سے جو پاکستان کے جو ریزرو ہیں وہ بڑھیں گے اور جو مسائل تھے پاکستان کو جو فیس کر رہا تھا انٹرنیشنلی بنیاد پہ، جو گلوبلی جو فیس کر رہا تھا، وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے فارنر انویسٹر کا جو انٹرسٹ بھی ہوگا اور ان کا جو انفلو بھی آئے گا۔ گورنمنٹ اگر اصلاحات کے ایجنڈے پہ قائم رکھتی ہے، خاص طور پہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے ہیں اور جو سیکٹر ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، جن میں ریل اسٹیٹ، ایگریکلچر اور سروسز سیکٹر شامل ہیں، اگر ان کو بھی لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان میں ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ فردر بہتر پرفارم کر سکتی ہے، کیونکہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای، انہوں نے پاکستان میں ہیوی انویسٹمنٹ کی پلانز بنا رکھے ہیں۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیاں اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سبب بن رہا ہے۔ نوری ناصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے بنو کینٹ میں دہشت گردوں کے حملے کی بزدلانہ کوشش ناکام بنا دی۔ ذرائع کے مطابق صبح 4:40 پر دہشت گردوں نے بارودی مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے بنو کینٹ کی دیوار اور سپلائی ڈیپو کے درمیان سڑک پر دھماکہ کر کے داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 8 محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے۔ جلوسوں میں عزاداروں نے نوحہ خوانی کی اور علماء کرام نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کا فلسفہ بیان کیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پیغام پاکستان کی روشنی میں علماء کرام محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد شفیق عادل۔ پیغام پاکستان کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق تمام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداری کا حلف نبھائیں۔ دستور اور قوانین پاکستان کا تحفظ کیا جائے اور شہریوں کو شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جد و جہد کے حقوق حاصل ہوں گے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے امن، رواداری، بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں۔
یہ علماء کا کام ہے. مساجد مدارس مناظرے صدیوں سے ہوتے آ رہے ہیں. عوام کو اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم نے ہی اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. ملتان کی جو مرکزی جلوس پیر لال شاہ اس میں ہندو مسلم کرسچن اور تمام مکاتب مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور یہ ایک پر امن جلوس ہوتا ہے. یہ نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی جلوس نکل رہے ہیں امام حسین کے وہ ہر جلوس پورا من ہے. پیغام پاکستان کی روشنی میں ضابطۂ اخلاق کے تحت کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا. مساوات، سیاسی و سماجی حقوق، اظہار خیال، عقیدہ عبادت اور اجتماع کی آزادی حاصل ہوگی. پیغام پاکستان کا ضابطۂ اخلاق اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ کوئی شخص مساجد اور عوام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر اور فرقہ وارانہ موضوعات کے حوالے سے میڈیا پر متنازع گفتگو نہیں کرے گا. محمد شفیق عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. کراچی، حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. سید جہانگیر علی سے تفصیل جانتے ہیں. کراچی میں محرم الحرام کے دوران جلوس امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. 9 اور 10 محرم کے جلوس کی نگرانی کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اقدامات لیے جائیں جس سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعے کو پریونٹ کیا جا سکے. مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے نمائش چرنگی پر جدید کیمرے لگائے گئے ہیں جبکہ جلوس کی گزرگاہوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے. اس مرتبہ جلوس میں آنے والی گاڑیوں کو جدید کیمروں کے ذریعے ٹریس کیا جائے گا. پہلے کے بنسبت زیادہ سیکورٹی ہوگی جو ماڈرن پولیسنگ کے ذریعے ہو رہی ہوگی. سندھ کے دوسرے شہروں حیدرآباد، جامشورو، میرپور خاص، ٹنڈو محمد خان اور دیگر شہروں میں بھی جلوس اور مجالس کی نگرانی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. امن و امان کی فضا یقینی بنانے کے لیے لاہور پولیس نے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں. اویس قریشی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اس رپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ممبر و بہراب کے ذریعے محبت، رواداری اور برداشت کے رویوں کو اجاگر کرنے اور کسی بھی شرانگیزی کو روکنے میں پیغام پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. وسیم سجاد کی رپورٹ دیکھیے. اسلام اپنے نظریات کے تحفظ اور دوسروں کے عقائد و نظریات کے احترام کا درس دیتا ہے تاکہ معاشرہ باہمی محبت اور رواداری کی خوبصورت تصویر نظر آئے. محرم الحرام کے موقع پر ایک دوسرے کے نظریات کے احترام کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. پیغام پاکستان کی روح سے مسلح فرقہ وارانہ تنازع اور جبراً اپنے نظریات کسی دوسرے پر مسلط کرنا شریعت کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے اور فساد فی الارض بھی. کسی بھی مذہب یا مسلک کی طرف جائے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ امن، مساوات، بھائی چارے کے ساتھ رہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور سلف و صالحین کا جو طریق ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سننا، اسی کا اسلام درس دیتا ہے. آئین پاکستان کے مطابق تمام مکاتب فکر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالک اور عقائد کی تبلیغ کریں، مگر کسی کو کسی شخص، ادارے یا فرقے کے خلاف نفرت انگیزی پر مبنی جملوں یا بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں، خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں، کے خلاف سخت انتظامی اور تعزیری اقدامات کیے جائیں گے. پیغام پاکستان کے نکات پر عمل ناگزیر ہے تاکہ دین اسلام کے رہنما اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے علاقائی، لسانی اور فرقہ واریت کے خلاف اتحاد قائم کیا جائے. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پاکستان سمیت دنیا بھر میں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا دن منایا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کو جدید ہنر سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو جدید ہنر کی تعلیم دینے کے لیے سرمایہ کاری کرے گی. 1000 نوجوانوں کو تربیت کے لیے چین بھیجنے کا اقدام جدید زراعت کے لیے حکومتی عزم کا عکاس ہے. انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ تربیت کے لیے خواتین اور پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ نیپٹیک کے تحت اداروں میں اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا ہے. نوجوانوں کے لیے جدید ہنر اور پیشہ ورانہ تربیت یقینی بنائیں گے. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے وزیر اعظم کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں 2027-28 تک $60 ارب کے برآمدی ہدف کے حصول کے لیے ٹیرف کا جائزہ لیا گیا. وزیر تجارت نے ٹیرف میں بہتری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 3 ذیلی کمیٹیاں قائم کر دیں جو تمام شراکت داروں سے مشاورت کے بعد 2 ہفتوں میں حتمی رپورٹ پیش کرے گی. اجلاس میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے شرکت کی. انہوں نے مختلف شعبوں میں تکنیکی ماہرین کے ورکنگ گروپس بنانے کی بھی تجویز دی.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रही है। सबूतों की बुनियाद पर हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजने का फैसला किया है। पाबंदी लगाने का फैसला हमने अपने सियासी मुखालफिन पर नहीं किया, बल्कि रियासत मुखालिफ जमात और उसकी सरगर्मियों की वजह से यह फैसला किया गया। पिछले 1.5 से 2 साल में रियासत मुखालिफ तमाम वो काम किए गए जो कोई रियासत का दुश्मन कर सकता है। साइफर हो, फॉरेन फंडिंग हो, उसके बाद 9 मई हो, और अफसोस की बात तो ये, ना PTI ने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ और ऐसी सोच से अलहदा किया, और ना ही निज़ाम इंसाफ उन लोगों को सजा दे सका जिन्होंने साइफर किया, जिन्होंने रियासत के खिलाफ दूसरे मुमालिक को IMF समेत पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए खत लिखे गए। 9 मई जो दिन दहाड़े हुआ, जो एक जगह नहीं दर्जनों जगह पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला हुआ, मगर निज़ाम इंसाफ उसको सजा न दे सका। उनके रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में PTI को वो रिलीफ दिया गया जो उसने मांगा ही नहीं। तमाम इत्तेहादी जमातें नजरसानी अपील दायर करेंगी। मज़ीद तफसील बताएंगे अनीस आवान। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ समझती है कि वो ब्लैकमेलिंग से मकासद हासिल कर सकती है। इन लोगों ने अपने ही मुल्क के अदारों पर हमले किए, जिसकी मिसाल 9 मई है। जब इनकी मर्जी का फैसला नहीं आया तो उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की, कभी साइफर को हिलाया और कभी लॉबिस्ट फर्म्स हायर की, दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो रिलीफ उन्होंने मांगा भी नहीं। हम इसके अगेंस्ट रिव्यू में जाएंगे। दानियाल चौधरी ने कहा कि कभी जलाओ घेराओ और कभी पाकिस्तान को बंद करने की बातें की गईं। हमारे कायदीन ने हमें सियासी रवादारी का सबक दिया। अफसोस कि हमारी वज़ादारी को हमारी कमजोरी समझा गया। ये हुकूमत किसी सूरत में ये टॉलरेट नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा दी। वो बानी PTI हो, वो आरिफ अलवी साहब हो, वो कासिम सूरी हो, ये वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया, उनके ऊपर आर्टिकल 6 की वायलेशन का एक्ट लगकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि PTI ने नफरत और तकसीम की सियासत को फरोग दिया। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI पर पाबंदी के हवाले से आज जो कुछ भी हुआ वो PTI की क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, और इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस की समाअत की, जिसके दौरान तफ्तीशी अफसरान ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की सदा की। अदालत ने मुलजिम के वकला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना शादमा नजर आतिश केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जज खालिद अरशद ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात की कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी ने सहते जुर्म से इनकार किया। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को होगी। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बस इन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि गजा में सिहोनी फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मगाजी और बेवरेज पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, जबकि वस्ती गजा के इलाके अज़हरा पर इसराइली गनशिप हेलीकॉप्टर्स के हमलों के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में 80 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 216 ज़ख्मी हो गए हैं। शहदा में बच्चे भी शामिल हैं। वस्ती गजा पर इसराइली हमले में एक बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए, जबकि दरुल बलाह में सलाम स्ट्रीट पर एक मकान पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के शिमाल मगरिब में नए तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली दहशत गर्दी में अब तक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 38,664 जबकि ज़ख्मियों की तादाद 89,000 से ज़्यादा हो चुकी है। जापान और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जिनमें हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। बर्लिन में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जहाँ पुलिस और 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुईं, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा और मशरिक़ वस्ता के मुल्कों ने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़ौरी जंगबंदी का एक मरतबा फिर मुतालबा किया है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के बाद दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत के लिए रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी पहुंचे, जहां रवा हफ्ते के आखिर में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग में जख्मी हो गए थे। गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी, जबकि हमला आवर की शनाख्त 20 साला थॉमसन मैथ्यू क्रॉक्स के नाम से हुई थी। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशक़े मैरीटाइम इंटरैक्शन 2024 जारी हैं। इस दौरान चीन और रूस की बहरिया का बहरुल काहिल में जारी चौथा मुश्तरका बहरी गश्त बहरा जनूबी चीन के एक मखसूस इलाके में दाखिल हो गया। मुश्तरका गश्त में चीन के मिसाइल बरदार बहरी जहाज़ों समेत एक रूसी जंगी बहरी जहाज़ शामिल है। बहरी बेड़े ने गश्त के दौरान मुआयना ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर लैंडिंग जैसी मशक़ें अंजाम दी। दो तरफा मुआहदे के मुताबिक मुश्तरका बहरी गश्त का हदफ कोई तीसरा मुल्क नहीं और इसका मौजूदा बैनुल-अक़वामी या इलाकाई सूरत हाल से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मशक़ें 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर होने की तवक्को है। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ने बाएं बाजू के नेपाली कांग्रेस के साथ मखलूत हुकूमत तश्कील दी है। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने उनसे हलफ लिया। इससे कबल उनके पेशरो और साबिक मखलूत हुकूमत के सरबराह पुष्पा कमल दहल पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चौथी मरतबा नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ उठाने पर केपी शर्मा ओली को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक्स पर अपने तहनीती पैगाम में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया है। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान राब्ता काउंसिल को फाल बनाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने तुर्क हममनसब हाकान फिदान के साथ मुलाकात के बाद इस्तांबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्क सऊदी राब्ता काउंसिल की फ़ालियत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित होगी। उन्होंने कहा कि तुर्क सऊदी राब्ता काउंसिल का इजलास इसी साल मुनक़िद होगा। इससे कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से भी मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने जम्मू खित्ते के अजला टोडा, रियासी, जम्मू और उधमपुर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की। इन अजला की अहम सड़कों को बंद करके तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, जो आखिरी इत्तलात आने तक जारी थी। इन कार्रवाइयों से मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। भारतीय पुलिस ने जेल में नजरबंद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एडवोकेट मियां कुयूम के भतीजे एडवोकेट मियां मुजफ्फर को भी श्रीनगर में काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जम्मू की कोर्ट भुलवाल जेल मुंतकिल कर दिया है। नज़ीर अहमद रोंगा और मियां अब्दुल कुयूम की गिरफ्तारी के बाद ये गुज़िश्ता 15 रोज़ में गिरफ्तार होने वाले तीसरे वकील हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में मियां मुजफ्फर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अपनी मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए मुदाखलत करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात देने के भारतीय हुकूमत के इक़दाम की मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हुक्मनामे को कश्मीरियों के हकूक़ पर हमला करार दिया है। उन्होंने इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया और तमाम तबकों और सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर इस ज़ालिमाना हुक्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। सिखों से हिंदुओं की नफरत और दुश्मनी भारत के अलावा दीगर ममालिक में भी आया होने लगी। हाल ही में सिखों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी करने पर अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरी भूषण अतले पर फर्द जुर्मायत हुई। भूषण अतले ने सिखों के लिए काम करने वाली NGO में कॉल किया और इन्हें जान से मारने की धमकी दी। भूषण अतले की जानिब से सिखों के अलावा मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत अंगेज बयानात सामने आए हैं। मकबूजा कश्मीर में 79 कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाली भारतीय फौजी खुद अपनी जानें लेने लगे। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसीज के बायस भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2007 से अब तक मकबूजा वादी में 586 से जायद भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान सैकड़ों भारतीय फौजियों ने छुट्टी न मिलने और थका देने वाली जंग से जहनी दबाव का शिकार होकर खुदकुशी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2019 तक भारत के 1113 फौजियों ने खुदकुशियां की हैं, जिनमें बर्री फौज के 885, फजाइया के 185 और बहरिया के 32 एहलकार शामिल हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ज़िले भर में जुलूस और मजालिस के रूट्स की मुकम्मल निगरानी की जाने के साथ साथ 40 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं, जबकि ज़िला भर में 387 CCTV कैमरास मॉनिटरिंग के लिए फंक्शनल हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि नफरत अंगेज़ और शर अंगेज़ मवाद सोशल मीडिया पर फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं और इस सिलसिले में सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। पैगाम पाकिस्तान अमन का पैगाम है। दीन इस्लाम में इख्तिलाफ राय का बेहद एहतराम है, ताहम मजहब में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखिए। दीन इस्लाम में तौहीद और रिसालत के बाद उम्मत के इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस्लाम के अव्वलीन दौर में बाज़ उमूर में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जाता था, ताहम इस इख्तिलाफ को बुरा नहीं समझा जाता था। सहाबाए कराम के दरमियान बाहिमी ताल्लुक़ और एक दूसरे का एहतराम हमेशा कायम रहा। मिल्लत इस्लामिया में सहाबाए कराम के दौर के बाद इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जाफर सादिक और दूसरे अइम्मा की फ़िक़्ह दुनिया भर में फैली। इन असहाब ने कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिहाद किया। उनके दरमियान इख्तलाफी मसाइल में कुशादा दिली और फराख चश्मी का मुजाहिरा किया जाता था। मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इख्तलाफी मसाइल में मुखालिफ राय रखने वाले के लिए ना तो कभी गुमराही का इल्ज़ाम लगाया और ना ही उसकी तकफीर की। जो राय आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कवी है, जिसकी दलील ज़्यादा मजबूत है, आप उसको इख्तियार कर लें। लेकिन अगर कोई शख्स उसे बेहतर नहीं समझता और वो किसी दूसरी राह को इख्तियार करता है तो उसे आप गुमराह करार ना दें। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में ज़ाब्ता अखलाक की रूह से कोई शख्स किसी मुसलमान की तकफीर नहीं करेगा और सिर्फ मजहबी स्कॉलर ही शरई उसूलों की वजाहत मजहबी नजरिए की असास पर करेगा। अलबत्ता किसी के बारे में कुफ्र के मुर्तकिब होने का फैसला सादिर करना अदालत का दायरा इख्तियार है। माशरे के दरमियान हम आहंगी के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों पर जोर दिया जाए, उन चीज़ों को इख्तियार किया जाए जो मुश्तरकात की हैसियत रखती हों, जिन पर इत्तेफाक हो। उलमा का इख्तिलाफ राय इस उम्मत के हक़ में अल्लाह की तरफ से रहमत है। जिसके नज़दीक जो नुक्ता नज़र ज़्यादा दुरुस्त है वो उसकी पैरवी करता है। इसलिए ये सब के सब हिदायत पर हैं और हर एक का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुहर्रम के जुलूसों में सबील और लंगर का एहतमाम करना एक कदीम रिवायत है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम।
इमाम आली मकाम और उनके जानसार साथियों की याद में शहर शहर नगर नगर मजालिस और जुलूसों का एहतमाम एक रवायत है। अज़ादार दिन भर तिश्ने लब, पुन्नम आंखों और दुखी दिल के साथ मातम करते हैं, जिनके लिए अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सबीलों का एहतमाम करते हैं। कहीं दूध की सबीलें हैं तो कहीं शरबत की। सबीलों का भी एहतमाम किया गया है और ये सिलसिला इसी तरह 9-10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। जलसे और जुलूसों के रास्तों पर साहिब सरवत अफराद की तरफ से ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं और अज़ादारों के लिए लंगर और नजरों न्याज का भी बंदोबस्त किया जाता है। मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस के पेश नजर हर कोई मसलक से बालातर होकर इस कार खैर में हिस्सा डालता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्तान के मशहूर उस्ताद और शागिर्द के कदीम ताज़िये तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को दोनों ताज़िये मुल्तान के मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों की तारीख ख्वाजा मोहम्मद कलीम से जानिए। रवायात के मुताबिक तकरीबन 200 बरस पहले मुल्तान के शहरी मादू खान ने हज से वापसी पर करबलाए शुहदा की याद मनाने के लिए ताजिया बनाने का आगाज किया। सागवान की लकड़ी से बनाए गए 27 फीट बुलंद इस ताजिए का डिजाइन लकड़ी के काम के माहिर उस्ताद पीर बख्श ने तैयार किया। 1835 में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में इस ताजिए की शमूलियत के हवाले मिलते हैं। सागवान की लकड़ी से ये तैयार किया गया है। इसमें कोई कील, कोई लोहे का काम नहीं किया गया। इसको सरेज से बनाया गया था उस वक्त। ये अभी भी अपनी पुरानी हैसियत रखता है। इसमें कोई मशीनी काम, इसमें कोई इसको चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं किया गया। इस ताजिए की तैयारी के दौरान ही उस्ताद पीर बख्श के एक शागिर्द मुहकमुद्दीन ने एक और ताजिए का डिजाइन तैयार किया। उस्ताद पीर बख्श ने अपने शागिर्द की इस काविश को सराहा। तब से इन दोनों ताजियों की पहचान उस्ताद और शागिर्द के ताजिए के नाम से होने लगी। 7 मंजिलें हैं, 33 फुट लंबाई है, 100 मन से ज्यादा इसका वजन है और 100 आदमी इसको उठा के जाता है। दयार की लकड़ी से बने शागिर्द के ताजिए की बुलंदी और वजन इससे भी ज्यादा है और इसे 100 अफराद मिलकर उठाते हैं, लेकिन एहतरामन ये ताजिया उस्ताद के ताजिए के पीछे ही चलता है। 185 बरस कदीम उस्ताद और शागिर्द के ताजिए की ये रिवायत इस बात की मजहर है कि अब ये ताजिए मुल्तान की सकाफत का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। जनूबी पंजाब और मुल्तान शहर में यौम आशूर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। मुल्तान शहर के अहम शाहराहों, इमाम बारगाहों और मातमी जुलूसों के रास्तों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं जफरुल्लाह खान। मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला की याद में बरामद होने वाले जुलूसों, मजालस अज़ा और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला मुल्तान में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान शहर, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला की अहम शाहराहों, मातमी जुलूसों के रूट्स और अमाम बारगाहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। 7000 प्लस पुलिस के जवान और अफसरान ड्यूटी दे रहे हैं और 2200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को हमने ट्रेनिंग दी है। जो भी एक मजलिस या जुलूस में शिरकत के लिए आता है उसकी 3 जगह चेकिंग होगी। मातमी जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद मजालस अज़ा और जुलूसों में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मंडी बहाउद्दीन में सीरत उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वाक़या करबला का दर्स ये है कि हक़ की बारादस्ती और जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी क़यामत तक मशअल राह रहेगी। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आला तालीमात के सांचे में अपना किरदार ढालें ताकि बेहतरीन अमल के ज़रिए दीन और दुनिया में सुरखरू हो जाएं। कॉन्फ्रेंस के ख़त्म पर पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली, तरक्की, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ कराई। नाज़रीन, वर्जीनिया में उर्दू अदब और शायरी से शगफ रखने वालों का तांता बंधा रहा। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं।
اردو زبان و ادب کے فروغ کے حوالے سے شاعروں اور ادیبوں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ مسلم ریسپانس USA کی جانب سے پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریریز ورجینیا میں اردو کے معروف شاعروں اور ادیبوں کی مقبول عام کتابوں کی فراہمی کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیٹ سینیٹر جیریمی مک پائک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ جہاں ہماری لائبریریز میں دیگر زبانوں کی کتابیں موجود ہیں، وہیں اردو ادب کے مشہور مصنفین کی کتابیں بھی ہماری لائبریریز میں موجود ہونی چاہیے۔ مقررین نے اردو ادب کے امریکہ میں فروغ کی اس کوشش کو سراہا اور کہا کہ زندہ قومیں اپنی زبان کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں شعراء نے اپنا کلام سنایا جسے سامعین نے بہت سراہا۔ اس موقع پر اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ بزرگ شاعر عبدالرحمان صدیقی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر مشہور پاکستانی گلوکار عدیل برکی نے نعتیہ کلام اپنے منفرد اور خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے بارش کے ایک اور سلسلے کی نوید سنا دی ہے۔ بحیرہ عرب سے مونسون ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بیشتر علاقوں میں کل داخل ہوگا۔ کل شام سے 21 جولائی کے دوران خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ بدھ سے جمعے کے دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ 17 سے 19 جولائی کے دوران بلوچستان کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سندھ میں بدھ اور جمعرات کے روز کراچی، حیدرآباد، جیکب آباد، تھرپارکر، شکارپور اور لاڑکانہ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے پنجاب اور سندھ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اور لاہور میں حبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہر کا درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ رپورٹ کریں گے معظم الدین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک بار پھر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جس سے شہریوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے گرمی کی شدت اصل درجہ حرارت سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 دن لاہور اور اس کے گرد و نواح میں موسم گرم رہے گا اور 11 محرم کے بعد کچھ مقامات پر ہلکی بارشیں متوقع ہیں۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے اندر جو موسم ہے وہ زیادہ تر ہیومڈ رہے گا، ٹمپریچر جو ہیں وہ بڑھے رہیں گے، کوئی بڑی بارش کی امیدیں۔ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ وہ 11 محرم سے ملک میں داخل ہوگا، جس میں ہلکی سے درمیانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ PDMA کے مطابق پنجاب کے تمام دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی سطح معمول پر ہے اور صوبائی کنٹرول روم سے موسم کی بدلتی صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ PDMA کی جانب سے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے اور ضلع انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے نوکنڈی کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دال بندین میں 45، تربت 44، ملتان 40، جبکہ سرگودا میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور 39، کراچی 37، پشاور بھی 39، جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی میں فرانس کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ فرانس کے قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے گورنر سندھ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ گورنر نے فرانس کے عوام کو قومی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے فرانس کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن مدد، تعاون اور معاونت فراہم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے کراچی میں پاکستان اسٹیٹ آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید محمد طاہا نے ملاقات کی اور ریفائنری میں غیر ملکی سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سی پیک مکمل ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی طلب میں اضافہ ہوگا اور اس کے لیے پیش کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آئل ریفائنری میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے درپیش رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔
हुकूमत पंजाब ने आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए दूर दराज ज़िले बहावल नगर से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। तफसील बताएंगे राना फैसल रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बहावल नगर जैसे पसमानदा जिला से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक जो ऐलान किया था उसको पाया तकमील तक पहली फुर्सत में पहुंचाया। यहाँ के मरीजों को तशवीशनाक हालत के बाइस इमरजेंसी की सूरत में बहावलपुर या लाहौर रेफर किया जाता है। सफर ज्यादा होने की वजह से मुतादिद मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते थे। एयर एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत से कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकेंगी। एयर एम्बुलेंस से बहावल नगर के साथ साथ बहावलपुर, पाकपतन, विहाड़ी और दीगर अजला की आवाम भी इस्तिफादा हासिल कर सकेगी। राना फैसल रहमान, PTV न्यूज, बहावल नगर। और नाज़रीन, विहाड़ी में इस साल 1,47,000 एकड़ अराजी पर कपास काश्त की गई है। कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने विहाड़ी में किसान सहूलत सेंटर कायम किया है। तफसील बता रहे हैं बहादुर हुसैन। जिला विहाड़ी का शुमार कपास पैदा करने वाले अजला में होता है। इस साल जिला विहाड़ी में 1,47,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। कपास समेत ज़रूरी फसलों की पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए पंजाब की हुकूमत की तरफ से ज़िला विहाड़ी की तीनों तहसीलों विहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी में किसान सहूलत सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर काश्तकारों को मियारी बीज, ज़रूरी अद्वियात और दूसरे मदाखिल रियायती नरखों पर फराहम करने के साथ ज़मीनों के तजिए की मुफ्त सहूलत भी दी जा रही है। किसान सहूलत सेंटर पर महकमा ज़राअत के अफसरान और ज़रूरी माहिरीन किसानों को मुफीद मशवरे देने के साथ उनकी बेहतर अंदाज में रहनुमाई भी कर रहे हैं। जो पेस्टिसाइड हैं, ज़रूरी मशीनरी है, वो अर्जा कीमत पर आम मार्केट की निस्बत 15% कम कीमत पर जो है वो काश्तकारों को मुहैया की जा रही है। किसान सहूलत सेंटर हुकूमत पंजाब का एक बेहतरीन इकदाम है। यहाँ ज़रूरी माहिरीन से हमें मशवरे भी मिलते हैं और दवाई भी 15% मार्केट से कम रेट पे मिलती है। 5 किलो से कपा लाइए जी रत टिब्बे सानू हुकूमत तरफों सानू सहूलत मिली जाती है जी। स्प्रे वगैरह खाद वगैरह सानू बाजार नालों सानू सस्ती फराहम कर दें जी। मौसमियाती तब्दीलियों, नाकिस बीज और गैर मियारी कीड़े मार अद्वियात की वजह से मुल्क भर के किसानों को माली नुकसान के साथ ज़रूरी पैदावार में कमी वाक़ हो रही थी। ताहम वज़ीर आज़म किसान पैकेज के तहत पंजाब की हुकूमत की तरफ से किसान सहूलत सेंटर के क़याम से किसानों की माली आमदनी में इजाफे के साथ ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा होगा। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी।